नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 सोमवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर, आपका नंबर आने पर व्हाट्सएप पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। जैसा कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है, हमने जाना कुल ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण हैं। यदि इनको हम मल्टीपल करें तो 108 आता है। हमारी मणियों की माला, जो कि हम माला फेरते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, वह भी 108 मणियों की होती है। इसी प्रकार से लग्न कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव में 9 चरण आते हैं। 12 को 9 से मल्टीपल करें तब भी 108 आता है। इस प्रकार से 108 का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसी प्रकार से यदि हम देखें कि 108 का टोटल 9 आता है। 9 मंगल का होता है ज्योतिष के अनुसार। मंगल ऊर्जा है, हमारे शरीर की संरचना, हमारा सृजन ऊर्जा के द्वारा ही संभव है, और हमारा समापन, अंत, विनाश भी ऊर्जा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से प्रकृति में संपूर्ण स्थिति प्रकृति ऊर्जा के द्वारा निर्मित और ऊर्जा के द्वारा संघारित की जाती है। ऊर्जा का बड़ा महत्व है। इस प्रकार से हमने इनके चरणों के बारे में जाना। अब हम 6 नक्षत्रों के बारे में बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं। आज 7वां नक्षत्र है पुनः वसु नक्षत्र। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुनः वसु, जो कि बार बार किया जाए, निरंतर गति से किया जाए, उसे पुनः वसु नक्षत्र कहते हैं। इसके स्वामी गुरु होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। 3 चरण मिथुन राशि में आते हैं। जैसा कि हमने जाना, 4 चरण आद्रा के मिथुन में थे और 2 चरण मृगशिरा के थे। ठीक इसी प्रकार से 6 चरण हो जाते हैं। शेष 3 चरण पुनः वसु के मिथुन राशि में आते हैं, और मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। और बुध बुद्धि के कारक है, जो कि ब्रह्मांड से नई नई खोज करके, आध्यात्म की खोज करके संसार में योग्य व्यक्तियों को वितरित करते हैं, प्रदान करते हैं। यही पुनः वसु नक्षत्र का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर होता है। जिनका जन्म मिथुन राशि में हुआ है और वह पुनः वसु नक्षत्र में हुआ है, तो निश्चित रूप से वे व्यक्ति अपने बुद्धि को, अपने ऊर्जा को बार बार इसी चीज में प्रदर्शित करते हैं। कुछ नया खोज करके आगे वितरित करने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वसु कौन है? वसु किरणें हैं, प्रकाश है, ऊर्जा है, रोशनी है, और ऊर्जा से ही हमें चेतना प्राप्त होती है। जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत ऊर्जा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार से इनका अपना एक उद्देश्य होता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह धनुष है। क्यों? क्योंकि धनुष के द्वारा ही किसी लक्ष्य को निर्धारित किया जा सकता है, और लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए धनुधर की आवश्यकता होती है, और धनुधर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है, और स्थिरता के साथ साथ उसमें निरंतरता भी होनी चाहिए। तो यह पुनः वसु नक्षत्र जिन जातकों का है वह धनुधर होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। उनमें कार्य करने की क्षमता निरंतरता की होती है, गतिशील होते हैं, उनका अपना एक लक्ष्य होता है। ये मिथुन में प्रेरक शक्ति है, और कर्क में एकाग्रता है, जो सिद्ध करना चाहता है, कुछ समझाना बताना चाहता है। इस प्रकार से पुनः वसु नक्षत्र, जिसमें गुरु और बुध मिलकर के मिथुन राशि में अपना बुद्धि के द्वारा कार्य करते हैं, अपने ब्रह्मांड से अपनी ऊर्जा के द्वारा नई नई खोज करके योग्य व्यक्तियों में वितरित करते हैं। और जब कर्क राशि में आ जाता है तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। वहाँ चंद्रमा और गुरु का मिलन होता है। पुनः वसु नक्षत्र गुरु का है और कर्क राशि चंद्रमा की है। तो गुरु चंद्र मिलकर के मन में जितनी भी अपनी एकाग्रता है उसको वह बांधते हैं, और वह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से कार्य को किया जा सकता है,
और किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से पुनर्वसु नक्षत्र हमारे जीवन में कार्य करता है। और अगला जो नक्षत्र है, 8वां नक्षत्र, यह पुष्य नक्षत्र है। जैसा कि आज तक हमने अपने जीवन में सुना होगा, पुष्य नक्षत्र अपने आप में एक शुभ नक्षत्र है, क्योंकि इसके देव स्वामी शनि हैं। शनि देव जिनसे हमको डराया जाता है, जो हमारे लिए काल का रूप है, वह शुभ, उनके नक्षत्र जो है वह शुभ है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि शनि कभी भी आपके धर्म और आपके कर्म के अनुसार आपने यदि प्रकृति के विस्तार में, वृद्धि में, विकास में कार्य किया है, तो शनि आपको लाभान्वित करते हैं, ना कि दंडात्मक कार्यवाही करते हैं। शनि केवल उनके साथ दंडात्मक कार्यवाही करते हैं जो प्रकृति के धर्म के साथ विस्तार में बाधक होते हैं, वृद्धि और विकास में बाधक होते हैं, वह उनके साथ दंडात्मक कार्यवाही करते हैं। इसीलिए शनि से हमें डराया जाता है। अन्यथा हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, योगाचार्यों ने, विद्वानों ने हमें ये जानकारी ब्रह्मांड से प्राप्त करके दी थी कि पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र है। ये अचूक मुहूर्त है, इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। कर्क राशि के स्वामी, जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा होते हैं, तो यहाँ चंद्रमा और शनि का मिलन होता है। और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में ही आते हैं, क्योंकि कर्क राशि में एक चरण पुनर्वसु नक्षत्र का आ जाता है और 4 चरण पुष्य नक्षत्र के आते हैं। यह पुष्य नक्षत्र पोषण करने के कार्य का है, संरक्षण का है, लाभदायक है, शुभ है। पोषण, हमारी प्रकृति हमारा पोषण करती है। हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह प्रकृति के द्वारा हमारा संरक्षण किया जाता है, हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है, हमें जीवन प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी हमें यही समझाता है कि जो शनि काल हैं वह हमें समय बताता है कि आपके पास समय कम, कार्य ज़्यादा है करने के लिए, अतः आप सेवा कीजिए, लोगों का पोषण कीजिए। पोषण केवल भोजन का ही नहीं होता है, पोषण बुद्धि का होता है, पोषण विवेक का होता है, पोषण धर्म का होता है, पोषण नियम कानून का होता है। तो शनि हमें यहाँ पर यही समझाते हैं। चंद्रमा के बारे में तो हमने बहुत गहराई से समझा है, हम बार बार यही समझाना चाहते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा में की राशि में जब शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आता है तो वह शुभ नक्षत्र माना गया है, जबकि शनि चंद्र मिलकर विषयोग बनाते हैं। ये विषयोग नहीं है, ये शुभ योग है। ये बताना चाहते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार से प्रकृति के खिलाफ कार्य करेंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही होगी, आपको परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी। अन्यथा आप प्रकृति के साथ, धर्म के साथ, नियम कानून के साथ विस्तार करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, तो आपके लिए ये शुभ होगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह फूल है। फूल एक अध्यात्म को दिखाता है, अध्यात्म की तरह खिलने वाला है, प्रकाश है, रोशनी है। इस प्रकार से फूल अध्यात्म को दिखाता है। और फूल पल्लवित कब होगा? जब चक्र होगा, जब चक्र चलता है, जब समय चलता है, तो समय के अनुसार फूल पल्लवित होता है। और चक्र को भेदना, उसके लिए तीर की आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा, जब तक आप में स्थिरता नहीं होगी, जब तक आप में सृजन की क्षमता नहीं होगी, तब तक पुष्य नक्षत्र आपके लिए सहयोगी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से शनि चंद्रमा की ये जो स्थिति है, ये परिपक्व बना देती है। ये समय से पहले बहुत जल्दी इस जातक को परिपक्व बना देती है। आंतरिक और बाहरी चीज़ों को समझने की शक्ति प्रदान करती है, कुछ विशेष करने की प्रवृत्ति देती है, संबंधों पर चिंतन करने की प्रवृत्ति देती है। क्योंकि शनि जो है वह बंधन मुक्त करना चाहते हैं और मन जो है वह बंधन में बंधना चाहता है, वह मोह में बंधना चाहता है, वह लालायित होता है। इसलिए लोभ मोह माया से दूर करके शनिदेव आपको इस बंधन से मुक्त करते हैं। इसीलिए शनि चंद्र को विषयोग माना जाता है, जबकि ये शुभ योग में आता है। किंतु शनि चंद्र के कारण पुष्य नक्षत्र में लोग
घमंडी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, भावना को प्रदर्शित नहीं करते हैं, क्योंकि कर्क राशि की जो केकड़ा है, प्रतीक चिन्ह है, वह किसी चीज़ से चिपक जाना चाहता है, वह अपनी जान तक दे देता है, किंतु जिस चीज़ से जुड़ता है उसे छोड़ता नहीं है। और यही जिद्दी उसको घमंडी बना देती है, स्वार्थी बना देती है। जब तक हम किसी चीज़ का त्याग नहीं करेंगे तब तक समर्पण की भावना हमें नहीं होगी, और जब तक समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक शनि हमारे कार्य नहीं करेंगे। इसलिए यदि मन को हम स्वार्थी बना लेंगे, घमंडी बना लेंगे, जिद पे आ जाएंगे, तो हमारा शनि हमें सजा देगा। इसलिए यदि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि वालों का हो तो उन्हें त्याग करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से संबंधों पर चिंता करके, अपनी भावना को प्रदर्शित करके और आप मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज 2 ग्रहों के बारे में जाना, 2 नक्षत्रों के बारे में जाना, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। अब आगे हम 9वें और 10वें नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।